अब एजुकेशन का जो दौर है वो बदल रहा है, पढ़ने के तरीके बदल रहे हैं। उस ऑनलाइन शिक्षा को कैसे डिलीवर किया जाता है, इसकी भी शिक्षा ली है, इसकी भी ट्रेनिंग ली है। क्या ऑनलाइन एजुकेशन शिष्य और गुरु के बीच में एक विकल्प हो सकता है? गुरु का गुरुत्वाकर्षण कभी कम नहीं होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो जीएलए क्यों, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जीएलए में? किसी भी चीज में रोज नित्य नए प्रयोग जीएलए की एक वैल्यू सिस्टम है। शिक्षा के आधुनिक दौर में जीएलए विश्वविद्यालय नित्य नए नए प्रयोग कर रहा है। जीएलए ने शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए भी सार्थक प्रयोग किए हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर देखिए जीएलए के सीईओ नीरज अग्रवाल से खास बातचीत। किसी भी राष्ट्र की प्रगति शिक्षा से होती है। जहां उच्च संस्थान होते हैं, प्रगति के रास्ते वहां से खुद बनते हैं। दर्शकों, आज की शिक्षा प्रणाली पर हम बात करेंगे मथुरा के शिक्षाविद नीरज अग्रवाल जी से। जीएलए यूनिवर्सिटी के सीईओ नीरज अग्रवाल जी से हमारे कुछ सवाल जवाब हैं, क्योंकि आधुनिक दौर में जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली डेवलप हो रही है उसको लेकर हमारे तमाम सवाल भी हैं। कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, उससे रिलेटेड ऑनलाइन एजुकेशन किस तरीके से डेवलप हो रही है उसको लेकर भी हमारे कुछ सवाल हैं। जीएलए यूनिवर्सिटी शिक्षा जगत में एक बड़ा नाम है। अग्रणी विश्वविद्यालयों में जीएलए का नाम आता है, क्योंकि आप एक ऐसी संस्था के सीईओ हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षाविद एक दिशा देने का काम करते हैं। शिक्षाविदों से देश की दशा और दिशा दोनों ही तय होती हैं। तो आज इसी चर्चा में हमारे साथ हैं जीएलए यूनिवर्सिटी के सीईओ नीरज अग्रवाल साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। धन्यवाद। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, एज ए शिक्षाविद के रूप में आज की शिक्षा प्रणाली के दौर को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? पूरी दुनिया में कहें तो आज कोरोना काल के नाम से जाना जाता है। कोविड की तरफ से अगर बात करें तो चाहे व्यवसाय हो और चाहे शिक्षा जगत हो, कहीं ना कहीं शुरू में आहत हुए थे। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई, हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है हमेशा। और वो पॉजिटिविटी ये देखने को मिलती है कि पूरी भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसने एक बहुत बड़ा और बहुत तेजी से मोड़ लिया, और वो हुआ ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जी। आप विश्वास मानिए कि मैं अगर जीएलए की बात करूं तो एक भी दिन किसी भी छात्र छात्रा का, किसी भी स्टूडेंट का जाया नहीं गया। पहले दिन से, क्योंकि हम मूल रूप से सैद्धांतिक रूप से तैयार थे जीएलए में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर, इतने जागरूक थे, इतने अवेयर थे, तुरंत हम लोगों ने अपने आप को ऑनलाइन मोड में लाए। और चाहे वो थ्योरी क्लासेस हों, चाहे वो प्रैक्टिकल क्लासेस हों, और मेरा विश्वास है कि सिर्फ जीएलए नहीं बल्कि जो दुनिया के, राष्ट्र के, भारत के, प्रदेश के जो कुछ चुनिंदा संस्थान हैं वो इस कार्यप्रणाली को अपनाकर बच्चों के हित में काम कर रहे होंगे। अभी तक हम बात करें जीएलए को लेकर तो क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम प्रभावी हो चुका है और देश भर में ऑनलाइन एजुकेशन का प्रयोग हो रहा है, जीएलए ने अभी तक ऑनलाइन सिस्टम को लेकर एक मौलिक शोध की दिशा में अभी तक क्या प्रगति की है? जी, एक ये सवाल हमारा इसलिए है कि जीएलए एक एजुकेशन का बड़ा नाम है। जीएलए से एक मैसेज जब जाएगा तो निश्चित तौर पर लोग अवेयर होंगे, क्योंकि अब एजुकेशन का जो दौर है वो बदल रहा है, पढ़ने के तरीके बदल रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में जिस तरीके से चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जो एजुकेशन इतनी तेजी से जो चेंज हो रहा है एजुकेशन का क्षेत्र, तो उसको लेकर जीएलए की अभी तक की भूमिका क्या है मौलिक शोध को लेकर ऑनलाइन सिस्टम में? मैं फिर से इस बात को बहुत ही अच्छा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ ये प्रश्न जो आपने किया ये बहुत ज़रूरी प्रश्न था। इसलिए ये ज़रूरी प्रश्न था कि ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब एक सामान्य सी जूम के माध्यम से या सिस्को के माध्यम से या माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से सिर्फ लेक्चर डिलीवरी प्लान नहीं होता है जी। जो आपने कहा कि जीएलए विश्वविद्यालय ने क्या शोध किया या उन्होंने क्या इस पर स्टडी की, तो बहुत ज़रूरी है मैं बताता चलूँ जीएलए विश्वविद्यालय की ओर से एज ए सीईओ कि हमारे वाइस चांसलर और डीन एकेडमिक्स, प्रो वाइस चांसलर, इन लोगों ने मिलकर टीचर्स को जो टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग होती है जी। एक आमतौर पर यह माना जाता है क्लासरूम ट्रेनिंग या क्लासरूम टीचिंग
से बहुत अलग होती है ये, और ये सत्य है जी। क्लासरूम की तरह इस ऑनलाइन एजुकेशन को नहीं देखा जा सकता है। आज पिछले लगभग 2 महीने से जीएलए विश्वविद्यालय के, जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा के सभी फैकल्टीज ऑनलाइन टीचिंग को कैसे 100% तक बच्चे तक पहुंचा सकते हैं, जी। क्या क्या व्यवधान आते हैं, बच्चा अच्छे से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, बच्चा ऑनलाइन तो है लेकिन वो वहां है या नहीं है, बच्चा इंगेज है या नहीं है, और बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। इन तीनों, चारों, पांचों चीजों को समझते हुए आज टीचर उनसे बीच बीच में सवाल पूछता है, आज टीचर उनको इंगेज करता है, आज टीचर उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाता है। जीएलए के टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 महीने में उस ऑनलाइन शिक्षा को कैसे डिलीवर किया जाता है इसकी भी शिक्षा ली है, इसकी भी ट्रेनिंग ली है। ऑनलाइन सिस्टम को लेकर आप ब्रीफ कर रहे हैं, जीएलए के अपने निजी जो मौलिक शोध हैं ऑनलाइन को लेकर वो आप ब्रीफ कर रहे हैं। इसी में मेरा आपसे एक सवाल और है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन शिष्य और गुरु के बीच में एक विकल्प हो सकता है? चाहे कितने भी गूगल, कितने भी, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, गूगल जैसी एक महती आवश्यकता है आज आधुनिक भारत की, उभरते भारत की। यूट्यूब के थ्रू पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैंने कल भी बहुत एक अच्छा शब्द प्रयोग किया था कि गुरु का गुरुत्वाकर्षण कभी कम नहीं होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मेरा मानना यह है कि कोरोना ने शिक्षा जगत को, और कम से कम भारतीय शिक्षा जगत को, एक बहुत पॉजिटिव कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, और वो है कि हम सभी लोग जो जीएलए जैसे देश के, भारत के, प्रदेश के चुनिंदा संस्थान हैं, उन्होंने ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किए जिससे कि बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। ऑनलाइन मॉड्यूल की आप बात कर रहे हैं, ऑनलाइन मॉड्यूल अभी जिस तरीके से आंकड़े हैं कि करीब मैं समझता हूं कि पूरे देश भर में 25 करोड़ स्कूली स्टूडेंट्स हैं, 8 करोड़ हायर एजुकेशन में हैं, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं कि इस तरह के परफेक्शन को हम ऑनलाइन डिलीवर्ड कर सकते हैं? दूसरा इसी कि उसमें कि क्या अभी ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम चुनौतीपूर्ण है या फिर सार्थक प्रयास है? देखिए, अभी जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री, हम मैं अपने प्रदेश की बात करूं तो हम कहीं ना कहीं सब ये मान चुके हैं कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से भारत तैयार नहीं है जी। लेकिन ये भी सत्य है कि बहुत तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत अपने आप को सुदृढ़ कर रहा है, अपने आप को परिपक्व कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है। लेकिन मैंने ये कहा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि आज सही मायने में ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर हो रही है या नहीं हो रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। जीएलए एक बड़ा ब्रांड है और ये सवाल भी लाजमी है कि अभी तक ऑनलाइन सिस्टम को लेकर जीएलए की क्या रणनीति है? हजारों स्टूडेंट्स जीएलए से जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ जब से जीएलए एस्टेब्लिश हुआ है, लाखों स्टूडेंट्स यहाँ से निकलकर देश दुनिया में जाकर अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं। तो अभी तक ऑनलाइन सिस्टम को लेकर जे की अभी आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि अभी जस्ट वर्तमान में मैं समझता हूँ प्रवेश सत्र आपका चल रहा है, तो ऐसे में लेकर जीएलए की अपनी ऑनलाइन एजुकेशन और एडमिशन की क्या रणनीति है? जीएलए की अगर मैं बात करूं तो यूजीसी की तरफ से बहुत समय पहले से 20% ऑनलाइन एजुकेशन को इन्वॉल्व करने के लिए, इंगेज करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जा चुका था। लेकिन विश्वास मानिए कि बहुत सारे शैक्षणिक संस्थाओं ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, विश्वविद्यालयों ने ये काम नहीं किया था। अब मैं कहूँ रणनीति कहूँ, स्ट्रैटेजी कहूँ, या जो भी कहूँ उसको प्लानिंग का पार्ट कहूँ, अब जीएलए जैसे जो चुनिंदा संस्थान हैं, चाहे साउथ के हों या ईस्ट के हों या वेस्ट के हों या जीएलए हो, मुझे विश्वास है कि शुरू कर चुके हैं और अगले 6 महीने के अंदर अंदर वो इसको एक बहुत बड़ा परसेंटेज में बच्चों तक पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अनेकों अनेक फायदे हैं। जैसे मैं एक फायदा बताता हूं आपको कि आज अगर हमको लगता है कि कोई स्पेशलाइजेशन का कोर्स किसी विदेश की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पढ़वाना है, तो हमारे पास वो एक कारण है कि हम तुरंत उनसे जुड़कर और वो ऑनलाइन कोर्स सुचारू रूप से अपने बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। या जीएलए के किसी प्रोफेसर को विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो यह काम भी किया जा सकता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर जीएलए ऑनलाइन कोर्सेज में, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में एक उभरता हुआ नाम हम लोगों के सामने आएगा। बिल्कुल, लेकिन सवाल मेरा ये भी है आपसे कि अब अभी फॉरेन आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो इतनी संभावनाएं क्यों बढ़ रही हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में भारत से लोग विदेश में एजुकेशन के लिए रुख करते हैं? तो क्या मानते हैं इस चीज को? जी, एक तो जबकि अमेरिका और चीन के बाद में जिस तरीके का एक लिस्टअप है,
अमेरिका और चीन के बाद में अगर एजुकेशन सिस्टम यानी कि व्यवस्था की बात की जाए तो वो तीसरे नंबर पर इंडिया आता है। लेकिन गुणवत्ता की अगर बात करें तो कहीं न कहीं गुणवत्ता में हम लोग पीछे हैं। जी जी, तो मैं अपनी बात रख देता हूं। मेरा एक तो मानना यह है कि भारत में ठीक है, बहुत सारे हमारी यूनिवर्सिटीज़ विश्वविद्यालय बहुत नामी रहे हैं। मतलब जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, इस तरह की बात भी कही जाती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या हुआ कि शिक्षा जो है विदेशों में थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा पहले उसकी समझ लोगों में आनी शुरू हुई। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात कहूंगा कि जो भारत से विदेश जाने वाले बच्चों की संख्या है उसमें आप पाएंगे, अगर परसेंटेज की बात करेंगे कि जितने बच्चे यूजी पीजी करना चाहते हैं, जितने बच्चे स्कूलिंग करना चाहते हैं, जितने बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, जितने बच्चे चाहते हैं, उनके प्रतिशत में निरंतर कमी आ रही है। क्योंकि जो गुणवत्ता पूरक एजुकेशन सिर्फ विदेशों के नाम हुआ करती थी, अमेरिका के नाम हुआ करती थी, रशिया के नाम हुआ करती थी, या किसी और विश्व के नाम हुआ करती, देश के नाम हुआ करती थी, आज वही प्रैक्टिकल नॉलेज, वही रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज, वही इनोवेशन ओरिएंटेड नॉलेज आज हिंदुस्तान के पास भी उपलब्ध है, इंडिया के पास भी उपलब्ध है। क्या आप मानते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में अभी भी बदलाव की जरूरत है? बहुत ज्यादा बदलाव और सुधार की जरूरत है। बिल्कुल, बदलाव की भी जरूरत है, सुधार की भी जरूरत है। और मैं इसलिए मानता हूं कि बदलाव और सुधार जो आज से 300 साल पहले की यूनिवर्सिटीज हैं वो भी निरंतर कर रही हैं, जो 200 साल पहले की यूनिवर्सिटीज हैं। आप देखेंगे तो पाएंगे कि प्रदेश में 95 के आसपास, 95 के आसपास एजुकेशन आई। तो अगर हम 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज से अपने आप को कहीं पाएंगे तो आप विश्वास मानिएगा, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, बहुत हर्ष है कि हम हो सकता है थोड़ा बहुत पीछे हों, लेकिन बहुत पीछे नहीं है। और मैं यहां बताता चलूं, 25 साल पुरानी यूनिवर्सिटी और 250 साल पुरानी यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट टाइम बहुत बड़ा होता है, लेकिन भारत अपने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बहुत तेजी से भाग रहा है। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं लगातार शिक्षण संस्थाओं को बहुत मदद करने के लिए आगे आ रही हैं। जीएलए 25 साल की रनिंग में आया और एक अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में एक स्थान पाया। आखिर जीएलए ही छात्र क्यों चुने? जीएलए लोगों की पसंद क्यों हो? मेरा सवाल। जी 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 जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको मैं किस किस तरीके से बताऊं? जैसे मैंने कल कहा था एक चीज़, ये सवाल इसलिए और है कि एक भी बच्चों में एक क्रेज हुआ करता था। अच्छा, मैं कोई आपकी ये तारीफ इंटरव्यू से मैं नहीं कर रहा हूँ, जब हम लोग फील्ड के लोग हैं तो जनरली रहते हैं, तो एक जीएलए में जब लोगों का एडमिशन होता है तो उसकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है, कहाँ से कर रहा है आपका बच्चा, जीएलए से करता है। तो जीएलए ही क्यों? क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जीएलए में? जी, एक तो ये है कि निरंतर नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है जीएलए। जी, चाहे एजुकेशन व्यवस्था हो, चाहे एडमिशन प्रणाली हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे क्रिएटिविटी हो, चाहे इनोवेशन हो, किसी भी चीज में रोज नित्य नए प्रयोग जीएलए की एक वैल्यू सिस्टम है। जी, और यही शायद कारण है कि आज बड़े बड़े शहरों को छोड़कर, बहुत बड़ी लाइफ्स को छोड़कर आज बच्चा जीएलए में पढ़ने आता है। एक बड़ा कारण है कि मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं और वो बोलता हूं कि आप अगर 2 साल का कोर्स कर रहे हैं, 3 साल का कोर्स कर रहे हैं और 4 साल का कोर्स कर रहे हैं, आप बड़े शहरों में तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो समय है, ये जो उम्र है, ये जो लर्निंग है, ये दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगी। एक और बड़ा कारण है, बच्चे का एक सपना होता है कि मैं कोई भी कोर्स करूं, मुझे जॉब मिलनी चाहिए। आप विश्वास मानिएगा, जीएलए पिछले 22 सालों में से लगभग 20-19 सालों से बच्चों के इस सपने को पूरा कर रहा है और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। आज भी मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है कि मथुरा शहर से अगर हर साल मेरे यहाँ से 3,500 से 4,000 बच्चे पास आउट होते हैं, उनमें से लगभग 80% बच्चों की नौकरियां 5,10,000 या 5,15,000 या 5,25,000 के एवरेज सैलरी पर होती है, जो एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा परसेंटेज है। जीएलए की प्लेसमेंट की अकाउंटेबिलिटी से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं जी ऐसा है, मेरी असंतुष्टि ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो ग्रो करते हैं, वो जब तक व्यक्ति असंतुष्ट रहता है वो कुछ ना कुछ ढूंढता है, वो कुछ ना कुछ पाना चाहता है, और वो पाना चाहता है जो उसको खुशी दे। अभी मेरी खुशी और मेरी संतुष्टि में समय है, मैं असंतुष्ट नहीं हूँ,
मैं कतई असंतुष्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं अपने सभी बच्चों की आंखों से सपने देखना चाहता हूं और मिलकर, कांधे से कांधा मिलाकर मैं उनके सपनों को पूरा करना चाहता हूं। और उनके सपने में एक नई कड़ी इस बार हम लोगों ने जोड़ी है, वो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बड़े बिजनेस के साथ एसोसिएशन करके। जी, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा और आप लोगों को जानकर खुशी होगी, जहां पर एक तरफ दुनिया के, भारत के, प्रदेश के, नॉर्थ के सारे संस्थान सिर्फ नौकरी दिलाने की बात करते हैं, वहीं पर जीएलए ये कहता है लक्ष्य पूरा करना है, चाहे जॉब पाने का हो और चाहे जॉब देने का हो। तो यहां पर हम लोग एंटरप्रेन्योर्स बनाने की बात करते हैं। सिर्फ नौकरी दिलवाना लक्ष्य नहीं है, जो लोग एंटरप्रेन्योर्स बन सकें और नौकरी के साधन बढ़ा सकें, उन लोगों को भी हम तैयार कर रहे हैं जीएलए में। जीएलए में चर्चा कर रहे हैं और समसामयिक एक एजुकेशन सिस्टम पर भी आप चर्चा कर रहे हैं। उच्च शिक्षा की फीस बढ़ाना, आप इसको कितना ठीक मानते हैं? इसमें मेरा साफ तौर पर मानना है, एक और बार मुझसे ये सवाल पूछा गया, मेरा सिर्फ ये कहना होता है कि हर चीज में आज की तारीख में खर्चा है। जी, आज मैं अच्छे प्रोफेसर्स ना रखूं तो शिक्षा व्यवस्था जैसी मैं चाहता हूं वैसी ना होगी। आज अगर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ना हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, और आप आज भी पाएंगे तो ये पाएंगे कि विदेशी शिक्षा भारतीय शिक्षा से आज भी 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना और 40 गुना तक महंगी है। कारण साफ है कि वहां पर जो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हैं। लेकिन जैसे ही हम भारतीय शिक्षा की बात करते हैं और मैं जीएलए शिक्षा की बात करता हूं, तो आप पाएंगे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आपको, बीटेक करने वाले छात्र से स्टूडेंट से या एमबीए करने वाले छात्र स्टूडेंट से मैं आज भी लगभग 1,60,000 रुपए साल की फीस लेता हूं जी। और मेरा मानना यह है कि अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करेंगे विदेश की, तो ये 1/10वां भी हिस्सा नहीं है उसका। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार के मेधावी छात्र हैं, उनका भविष्य प्रभावित होता है। जी जी जी। एक सवाल तो यह है कि उनका भविष्य प्रभावित होता है, क्यों ना ऐसे छात्रों को जो विदेश के लिए रुख करते हैं एजुकेशन के लिए, जबकि उनको यहाँ भी हम सिस्टम दे सकते हैं, एजुकेशनल सिस्टम ऐसा, तो क्यों ना हमें इस तरह का एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। दूसरा, जीएलए मेधावी छात्रों को लेकर कितना अलर्ट रहता है, और अभी तक मेधावी गरीब जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए जीएलए का क्या योगदान है? बहुत ही मन को छूने वाला ये आदरणीय कुलाधिपति जी के, श्री नारायण दास जी अग्रवाल जी के, जो संस्थान के अध्यक्ष हैं और कुलाधिपति हैं विश्वविद्यालय के, उनके मन की बात को आपने छेड़ दिया। जीएलए हर मेधावी छात्र और हर गरीब छात्र, गरीब और मेधावी एक बात हो गई, गरीब और मेधावी दो अलग अलग बातों की भी बात कर रहा हूं मैं। जिसको जरूरत होती है उसको यथासंभव मदद करता है जीएलए। और आज से नहीं, लगभग 15 वर्षों से, 20 वर्षों से, जब से जीएलए स्थापित हुआ है, आपको बताते चलता हूं, यहां पर मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए साल माननीय चांसलर श्री कुलाधिपति श्री नारायण दास जी अग्रवाल जी गरीबों की और जो जरूरतमंद हैं उनकी और जो मेधावी छात्र हैं उनकी मदद करते हैं और बहुत खुशी से मदद करते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो भी मेधावी छात्र है वो किसी भी स्थिति में इस कारण से टूटे नहीं, डिमोटिवेट ना हो कि उसके पास पैसा नहीं है। कई सारे बच्चों की पूरी फीस भी आदरणीय चांसलर साहब हर वर्ष माफ करते हैं। ऐसे कितने अवसर आए हैं कि जो मेधावी छात्र और जिनका सपना जीएलए में एजुकेशन लेना रहा है और उनका सपना पूरा रहा हो? मुझे लगता है कि अगर 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो जीएलए विश्वविद्यालय में लगभग 2,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को, बल्कि और ज़्यादा को, कुछ ना कुछ प्रतिशत में चांसलर साहब योगदान देते हैं जी। और अगर उन तक कोई भी बात आ जाती है कि इस बच्चे को, इस छात्र को, इस छात्रा को फीस नहीं देने की स्थिति में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी, तो आप विश्वास मानिए सिर्फ वो जीएलए यूनिवर्सिटी के बच्चों की नहीं, बल्कि आसपास के, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों के बच्चों की स्कूल की फीस, कॉलेजेस की फीस और जीएलए के बच्चों की, ढेर सारे बच्चों की फीस देते हैं। और वो पूरा प्रयास करते हैं कि पैसों की अव्यवस्था के कारण, पैसों की कमी के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। शिक्षा से वंचित ना रह जाए, लेकिन लोगों की एक आम धारणा भी ये होती है, जनरली तौर पर एजुकेशन के निजीकरण और व्यवसायीकरण की दृष्टि से जो लोग देखते हैं, उसको आप कितना ठीक मानते हैं? देखिए, ऐसा है, हम एजुकेशन को शुरू से देखें तो भारत और विदेशों की बात करता हूँ, निजीकरण और व्यवसायीकरण, हम इनको दो अलग अलग प्रश्नों में बांधें जी। बहुत सारे लोग हो सकता है व्यवसायीकरण भी करते हो, लेकिन मेरा यह दावा है
कि जो व्यक्ति व्यवसायीकरण के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को चलाएगा वो साल में, 2 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति निजीकरण करते हुए, शिक्षण पद्धति को समझते हुए आगे जाएगा, वो आने वाले हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये सब निजीकरण है, व्यवसायीकरण नहीं है, ये सब निजीकरण है। लेकिन आज भी मैसाचुसेट्स, हार्वर्ड और कितनी सारी दुनिया की, विश्व की, भारत की यूनिवर्सिटीज हैं जो निजीकरण तो है लेकिन व्यवसायीकरण नहीं है। मैं साउथ के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा कैमरे पर, बहुत अच्छे से मैं व्यक्तिगत रूप से उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने निजीकरण को अपनाया। लेकिन निजीकरण होना इसलिए बाध्य था कि सरकार यह चाहती थी कि हमारे साथ कुछ निजी व्यक्ति, कुछ लोग जुड़े जो शिक्षा में सरकार पूरी तरह से व्यापक रूप से मदद नहीं कर पा रही है, घर घर शिक्षा नहीं पहुंचा पा रही है, वो निजी लोगों के माध्यम से घर घर तक शिक्षा पहुंचाए। और मेरा मानना है कि बहुत फायदा इस बात का हुआ है। मैं एक बार फिर से सरकार के इस व्यापक बड़े दृष्टिकोण को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उन चंद लोगों को चुना जिन्होंने शिक्षा का निजीकरण किया लेकिन शिक्षा को एक प्योर शिक्षा की तरह डिलीवर किया। लेकिन एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि जब अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, एक अच्छा एक एजुकेशन सिस्टम होगा तो एक कॉस्टली होगा, स्वाभाविक है, तो क्या उसको व्यावसायिक तरीके से देखा नहीं सकता? उसको भी एक्सपर्ट ये मानते हैं कि एजुकेशन को व्यावसायिक तौर से भी गलत तरीके से नहीं देखा जा सकता है। तो इसको आप कितना ठीक मानते हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि अगर शिक्षा को हम मान लीजिए, मान के चलते हैं कि इसका व्यवसायीकरण हो भी जाए जी, तो भी मुझे लगता है कि इसमें कोई भी अनावश्यक बात नहीं है, कोई भी बुरी बात नहीं है। कारण बहुत साफ है। अगर मैं एक फीस, मैं से मतलब मैं नहीं, पूरे शिक्षा जगत की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, एक सीधी बात ये मान लीजिए कि कोई भी बच्चा आज के आधुनिक युग में, आज इतना मॉडर्नाइजेशन आ चुका, इतनी जानकारी आ चुकी कि कोई भी बच्चा गलत निर्णय तो ले ही नहीं सकता है जी। बच्चा वहीं जाएगा, उसी शैक्षणिक संस्थान में, शिक्षा के मंदिर में जाएगा जहां पर उसको लगता है कि उसका वर्तमान और उसका भविष्य सुरक्षित है। और अगर उस स्थिति में इस दृष्टिकोण को भी अपनाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खराबी है। बड़ी सार्थक चर्चा एज ए शिक्षाविद के रूप में दर्शकों तक जानी भी चाहिए। और आज का हमारा विषय यही था GLA यूनिवर्सिटी के CEO नीरज अग्रवाल साहब से। कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में एजुकेशनल जो सिस्टम है उसमें बदलाव हो रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रयोग हो रहे हैं, GLA भी अपने मौलिक शोध कर रहा है। तो ऐसे में ये बेहद ज़रूरी भी था आप सभी लोगों के तक जानकारी देने के लिए। प्रवेश का सत्र चल रहा है, GLA की अभी क्या रणनीति है एडमिशन्स को लेके? जिस तरीके से GLA अपनी मौलिक शोध कर रहा है ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, तो अभी क्या रणनीति है आपकी? देखिए, मैंने जैसा कहा कि GLA में अगर मैं बात करूं तो एडमिशन कभी भी बड़ा मुद्दा नहीं रहे। और बहुत बड़ा कारण है उसका कि अभी मैंने चर्चा के दौरान बताया कि बच्चे को मालूम है कि GLA आकर उसका वर्तमान और उसका भविष्य सुरक्षित है जी। जिस गति से, जिस स्थिति से, जिस तरीके से बच्चे पिछले 20 सालों में एडमिशन लेते आ रहे हैं GLA विश्वविद्यालय में, ठीक उसी तर्ज पर इस बरस भी एडमिशन हो रहे हैं। क्योंकि GLA विश्वविद्यालय इस विश्वसनीयता के साथ अपने सभी साथियों को, सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, अभिभावकों को इस बात का वादा करता है कि जिस तरीके से सत्र चलता है उसी तरीके से सत्र चलेगा, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो या ऑफलाइन माध्यम हो। जब तक कोरोना में हम जकड़े हुए हैं तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे। बच्चे का एक भी दिन ना खराब हुआ है और ना खराब होने देंगे। जैसे ही स्थितियां सुधरेंगी और एडमिनिस्ट्रेशन हम सब लोगों को परमिशन देगा, उसी क्षण हम सब बच्चों को बुला लेंगे। और एक बात और बताता चलूं जो बेहद जरूरी है, सैनिटाइजेशन के, कोरोना से रख रखाव के, कोरोना से बचने के जितने तरीके, जितनी चीजें सरकार के द्वारा बताई गई हैं, उतनी या उससे भी अधिक चीजें GLA पहले से ही टेक केयर कर रहा है। कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। मथुरा आज भी मैं कहूंगा बाकी देशों, बाकी जिलों से बहुत सुरक्षित है। और GLA की एक खूबी और है कि वो शहर के बीच में ना होकर शहर से बहुत दूर बसा हुआ है, जहां पर कोरोना की जो इफेक्ट है वो ना के बराबर है। पब्लिकली और स्टूडेंट्स को भी, और जो लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए अभी क्या संदेश आप देना चाहेंगे कोरोना संक्रमण से जीतने के लिए, कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए? जो ले रहे हैं उनको तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन जो दे रहे हैं उनसे मैं ज़रूर एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन में हम परिपक्व ना हो तो हम क्लासेस ना चलाएं, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें।
आप विश्वास मानिएगा, महीनों के शोध से, महीनों की रिसर्च से, ट्रेनिंग से एक टीचर ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते हैं ये पता चलता है। आज देखने में आता है और चिंतित भी होता हूं मैं, दुखी भी होता हूं कि जो स्कूल जो कॉलेज देखिए वही ऑनलाइन एजुकेशन में लग गया है जी। मेरा निवेदन यह है सभी मेरे साथियों से कि वो अपने टीचर्स को अगर ऑनलाइन एजुकेशन की ट्रेनिंग दिलवाकर ही अगर ऑनलाइन क्लासेस चलवाएं, जैसे जीएलए कर रहा है। जीएलए ने बहुत सारा घंटे लगाकर शोध किया, कई सारी प्रैक्टिकल क्लासेस हम लोग ऑनलाइन तरीके से दे रहे हैं, इसमें भी बहुत समय लगा, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, ये देखने में आया है, ये सुनने में आया है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मेरी सभी बच्चों से बहुत बहुत निवेदन है, चाहे वो 3 घंटे की क्लासेस हो रही हैं या 4 घंटे की हो रही हैं या 40 मिनट की हो रही हैं या 50 मिनट की हो रही हैं, उनको बड़ी सावधानी से पढ़ें, उसमें बड़ी सावधानी से रहें ताकि आपका नुकसान ना होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी सार्थक चर्चा। और दर्शकों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम और आज के आधुनिक हमारा जो एजुकेशनल जो तंत्र है उसको लेकर एज ए शिक्षाविद के रूप में आप तक बहुत ही खास जानकारियां आपके माध्यम से दी गई। हमारी भी आपसे यही अपील है कि कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, जीएलए यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से ऑनलाइन सिस्टम को लेकर एक मौलिक अपने शोध किए हैं, सीईओ जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत सारे संस्थान स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब वो ट्रेंड हों, जो प्रैक्टिकली तौर पर जिन्होंने शोध किए हैं। जीएलए ने यूनिवर्सिटी द्वारा शोध करके जो ट्रेंड टीचर्स और उनके जो प्रोफेसर्स हैं वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं और सीधे तौर पर बच्चों से, छात्रों से जुड़े हुए हैं। तो ये मैसेज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से भी देना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का प्रयोग देश भर में चल रहा है। जीएलए ने इस पर अपना मौलिक शोध किया है और उस शोध के माध्यम से जीएलए आज भी जिस तरीके से छात्रों को एजुकेशन देता आ रहा है वो अनवरत अभी भी जारी है। सीधे तौर पर उन्होंने ये लोगों से अपील भी की है कि कोरोना संक्रमण में जितने भी गाइडलाइंस हैं सरकार की उनको जीएलए पूरी तरह फॉलो कर रहा है। हमारा भी आपसे यही सहयोग है और ये अपील भी है कि जिस तरीके से हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम जो प्रभावित हुआ है कोरोना से, उसको देखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन को आप जरूर अपने जीवन में लाएं और जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे जो ट्रेनर हैं, उनका भी सहयोग लें। न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज। अब एजुकेशन का जो दौर है वो बदल रहा है, पढ़ने के तरीके बदल रहे हैं। उस ऑनलाइन शिक्षा को कैसे डिलीवर किया जाता है इसकी भी शिक्षा ली है, इसकी भी ट्रेनिंग ली है। क्या ऑनलाइन एजुकेशन शिष्य और गुरु के बीच में एक विकल्प हो सकता है? गुरु का गुरुत्वाकर्षण कभी कम नहीं होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो जीएलए क्यों, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जीएलए में? किसी भी चीज में रोज नित्य नए प्रयोग जीएलए की एक वैल्यू सिस्टम है।